अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हम वेरिएंसेस का ओवरव्यू ले रहे थे इस चैप्टर का, और उसमें कल हमने कुछ डिस्कशन कर ली थी। आज मज़ीद कुछ एस्पेक्ट्स हमारे जो रह गए हैं उनको कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले आपके जहन में कोई सवाल, किसी बच्चे के जहन में कोई क्लैरिटी या एक्सप्लेनेशन चाहिए हो, आपके रिवीजन प्रैक्टिस में कोई इशू सामने आपके आया हो जिस पे आपको स्पेसिफिक हेल्प चाहिए। अच्छा जी, हमारे कॉस्ट वेरिएंसेस कल हमने बेसिक सारे डिस्कस कर लिए थे, ओवरव्यू उनका ले लिया था। आज हम सेल वेरिएंसेस के फार्मूला ज़रा नज़र डालते हैं। सेल वेरिएंसेस हम कैलकुलेट इसलिए करते हैं ताकि हम ओवरऑल प्रॉफिट्स में डिफरेंस को रिकनसाइल कर सकें, क्योंकि प्रॉफिट्स में डिफरेंस सिर्फ कॉस्ट की वजह से नहीं आता। सेल वेरिएंसेस भी बजट प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट में फ़र्क की रीज़न बनते हैं, क्योंकि यू शुड रिकॉल कि हमें ऑपरेटिंग स्टेटमेंट में अक्सर वेरिएंसेस प्रेजेंट करने की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें हम बजटेड प्रॉफिट को एक्चुअल प्रॉफिट से रिकनसाइल करने जब जाते हैं तो बजटेड प्रॉफिट एक्चुअल प्रॉफिट में फ़र्क सिर्फ कॉस्ट वेरिएंसेस का नहीं होता, सेल वेरिएंसेस का भी आता है डिफरेंस। तो इसलिए हमें सेल वेरिएंसेस की कैलकुलेशन पे भी नज़र डालनी है। सेल्स में दो वेरिएंसेस कैलकुलेट किए जाते हैं, एक होता है जी प्राइस वेरिएंस और एक होता है वॉल्यूम वेरिएंस। लेकिन वॉल्यूम वेरिएंस हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के लिए और मार्जिनल कॉस्टिंग के लिए अलहदा कैलकुलेट करते हैं। डिफरेंट फार्मूलाज हैं। प्राइस वेरिएंस मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के लिए कॉमन है, मार्जिनल कॉस्टिंग फॉलो करें, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फॉलो करें, ये हमारा कॉमन रहता है। लेकिन जो वॉल्यूम वेरिएंस है वो मार्जिनल कॉस्टिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में फार्मूला फ़र्क है। प्राइस वेरिएंस दोनों प्राइसेस का फ़र्क लेंगे आप, एक्चुअल प्राइस स्टैंडर्ड प्राइस का, और एक्चुअल सेल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करें। हमें पता लगेगा कि प्राइस में फ़र्क की वजह से हमारे प्रॉफिट्स पे क्या असर आया। ये आपने ख्याल रखना है कि हम जितने भी वेरिएंसेस कैलकुलेट करते हैं, वो मटेरियल प्राइस वेरिएंस है, वो मटेरियल यूजेज वेरिएंस है, वो वेरिएशन का इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट मेजर कर रहे हैं। तो इसलिए हम प्राइस का डिफरेंस लेके जब वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्राइस में फ़र्क की वजह से हमारे प्रॉफिट पे क्या असर आया। और वॉल्यूम वेरिएंस में हम वॉल्यूम का फ़र्क लेके, बजटेड सेल्स वॉल्यूम एक्चुअल सेल्स वॉल्यूम का डिफरेंस लेके उसको स्टैंडर्ड प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें वॉल्यूम की वजह से प्रॉफिट पे क्या फ़र्क आया ये पता लगता है। यहाँ पे एक कॉमन टेंडेंसी मैंने पहले भी हाईलाइट की थी, फिर तवज्जो दिला दूँ। यहाँ पे प्रॉफिट की जगह प्राइस लेने की टेंडेंसी अक्सर बच्चों में रहती है। तो अगर हम यहाँ पे प्राइस की जगह, प्रॉफिट की जगह प्राइस ले लेंगे तो वॉल्यूम का इम्पैक्ट और रेवेन्यू आ जाएगा। तो हमने वॉल्यूम का इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट लेना है, प्राइस का इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट लेना है। तो हमें तमाम कैलकुलेशन में ख्याल रखना है हम वेरिएशन से प्रॉफिट पे क्या असर पड़ता है वो गेज कर रहे हैं। और जब हम मार्जिनल कॉस्टिंग फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ प्रॉफिट की जगह हम स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं। तो ये जनाब हमारा स्टैंडर्ड प्रॉफिट और स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन, ये फार्मूले में थोड़ा सा फ़र्क है। तो ये अगेन कंट्रीब्यूशन में जो फ़र्क आता है अल्टीमेटली वो प्रॉफिट में डिफरेंस में ही ट्रांसलेट किया जाता है। ये जनाब हमारे पास सेल्स वेरिएंसेस के फार्मूलाज हैं। ऑपरेटिंग स्टेटमेंट में मैंने आपको कहा था कि इसका फॉर्मेट एक सजेस्टेड फॉर्मेट है, कोई इस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो मेहनत की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पास पेपर्स हमें बताते हैं इस फॉर्मेट के नंबर माजी में तो ज़ीरो रहे हैं। अगर सवाल में हमसे ऑपरेटिंग स्टेटमेंट बनाने को कहा भी है तो नंबर सारे के सारे वेरिएंसेस में हैं, स्टेटमेंट का नंबर कोई नहीं है। तो लेकिन यह है कि हम एक बेसिक फॉर्मेट को जहन में रखेंगे, अगर कभी आए तो कोशिश ज़रूर कर देंगे कि हम अगर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम अगर वेरिएंसेस को स्टेटमेंट में डाल सकते हैं तो डाल दें, अगर नहीं भी डालें तो जैसे मैंने कहा हर्ज कोई नहीं है। माजी का हमें जो एनालिसिस बताता है कि स्टेटमेंट में ना भी डालो, वेरिएंसेस सिर्फ कैलकुलेट कर लो तो नंबर पूरे मिल जाते हैं। अच्छा जी, फिर हमने मटेरियल में मिक्स एंड यील्ड वेरिएंसेस की कहानी थोड़ी डिस्कस की थी। हमने मटेरियल में बात की थी कि अगर इनपुट मटेरियल किसी प्रोडक्ट के बनाने में एक से ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं तो पहली बात, हर मटेरियल का प्राइस और यूजेज वेरिएंस अलग-अलग कैलकुलेट किया जाएगा। और सिंपली एक बेसिक फार्मूला जो प्राइस और यूज का तरीका है, हर मटेरियल पे वो अप्लाई कर देंगे। हर मटेरियल पे ए बी सी 3 मटेरियल हैं, हर एक मटेरियल पे प्राइस और यूजेज का फार्मूला बारी बारी अप्लाई करें। तो दिस इज़ व्हाट इज़ स्टेप नंबर 1। एक से ज़्यादा मटेरियल इस्तेमाल हो रहे हैं तो हर मटेरियल का प्राइस यूजेज अलहदा। और दूसरा एस्पेक्ट है, अगर जो मटेरियल इस्तेमाल हो रहे हैं वो इंटरचेंजेबल हैं तो फिर यूजेज वेरिएंस को मिक्स और यील्ड में स्प्लिट करना इज़ रिकमेंडेड। यूजेज वेरिएंस को स्प्लिट करेंगे मिक्स एंड यील्ड में तो ही फिर यूजफुल इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ वेरिएंस का मकसद क्या है, कॉस्ट को कंट्रोल करना, कॉजेज को इन्वेस्टिगेट करना। कॉजेज तभी आपके सामने आती हैं जब आप यूजेज को मिक्स एंड यील्ड में स्प्लिट करेंगे। इस केस में
मिक्स यील्ड के लिए हमने जो तरीका पढ़ा है कैलकुलेशन का, वो टेबुलर शेप में मैंने आपको सिखाया था। ये जनाब वो फॉर्मेट था जिसमें हम मिक्सड यील्ड वेरिएंसेस कैलकुलेट करते आए हैं। हम रॉ मटेरियल्स के लिए कॉलम बनाते हैं एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड मिक्स एंड देन स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। 3 कॉलम और ये स्टैंडर्ड प्राइस का चौथा कॉलम। इसके बाद ये जनाब हमारा यूजेज वेरिएंस है, ये हमारा मिक्स वेरिएंस है, ये हमारा यील्ड वेरिएंस है। इनकी कैलकुलेशन में, इनके वेरिएंस के फेवरेबल एड्रेस के साइन में किसी बच्चे को किसी स्टेज पे कोई भी एम्बिग्विटी है, पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। मैं डिटेल डिस्कशन में नहीं जाता। आई वुड लाइक के प्रॉब्लम बेस्ड किसी बच्चे को अगर इशू है तो मुझ पर बात करें। ये एक्चुअल यूजेज का डाटा हमें क्वेश्चन में गिवन होता है। एक्चुअल यूजेज इन स्टैंडर्ड मिक्स के लिए सेम क्वांटिटी को स्टैंडर्ड रेशियो, स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड से हम रेशियो उठाते हैं, उसमें उस रेशियो में इस क्वांटिटी को ब्रेक करें तो हमारा दूसरा कॉलम बनता है। और ये तीसरा कॉलम हमारा स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट है। एक्चुअल आउटपुट को स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड से डाटा लेके उससे मल्टीप्लाई करें तो ये डाटा हमें मिल जाता है। इसमें एक जो वेरिएशन आती है दैट इज़ ट्रीटमेंट ऑफ वेस्टेज की। यू शुड रिकॉल कि हमें इनपुट और आउटपुट के 2 सिनेरियो क्वेश्चन में गिवन थे। इनपुट केजीज में, आउटपुट यूनिट्स में, एक ये सिनेरियो था, और दूसरा सिनेरियो था इनपुट भी केजी में, आउटपुट भी केजी में। और हमने डिस्कस किया था कि जो वेस्टेज होती है इसका जो ताल्लुक जुड़ता है वो इस सिनेरियो से जुड़ता है। सिनेरियो 1 में वेस्टेज में अगर हमें बताया गया कि इनपुट का 10% वेस्ट हो रहा है तो सिनेरियो 1 में इसकी कोई इम्प्लीकेशन नहीं होती। वेस्टेज की इम्प्लीकेशन सिर्फ इस सिनेरियो में आती है, हमारी कैलकुलेशन में सिर्फ यहाँ पे आके इन्वॉल्व होगा। जैसे मैं अगर सिंपल एक सिनेरियो से अगर आपको क्लियर कर दूं, मुझे अगर बताया गया है कि मेरी एक्चुअल आउटपुट 10,000 केजी है और मुझे बताया गया है कि मेरा स्टैंडर्ड लॉस जो है वो 10% ऑफ इनपुट होती है, और फर्दर मुझे बताया गया है कि ए और बी 2 रॉ मटेरियल यूज़ होते हैं और वो यूज़ होते हैं 7 और 3 की रेशो में। ये मेरी स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड का डाटा है। ये डाटा फ्रॉम स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड, ठीक है जी। तो आप 7 केजी 3 केजी के रेशो में इनपुट करते हैं, इनपुट का 10% लॉस हो जाता है और आपको एक्चुअल आउटपुट 10 केजी मिली है। यहाँ से अगर मैं कॉलम नंबर 3 बनाना चाहूँ, कॉलम नंबर 3 जो कि मेरा होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, इसको कंस्ट्रक्ट करने का तरीका है कि सबसे पहले आप टोटल आपको इसके लिए कितनी इनपुट डालनी है वो कैलकुलेट कर लीजिए। अगर 10,000 आपकी आउटपुट है तो आपके स्टैंडर्ड के लिहाज से ये 90 है, तो व्हाट शुड बी 100, कितनी आएगी जी? जी बेटा 11,111। इसके बाद ये हमारी टोटल इनपुट आ गई। अब इसको 7 और 3 की रेशो में स्प्लिट कर लीजिए, 70-30 कर लीजिए। इसका 70% कितना बना? 7 और 30%, 3 ये आखिर में 8 हो जाएगा भाई राउंडिंग ऑफ की वजह से, ये 8 होगा और ये इस तरह आपका ये कंप्लीट हो जाता है। तो हमने आउटपुट को लेके, इस वेस्टेज को लेके टोटल इनपुट निकाल ली, टोटल इनपुट को फिर 70-30 रेशियो में स्प्लिट कर दिया, तो ये कॉलम नंबर 3 जो हमारा होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, वो हमारा इस तरह बनता है। जब हम डील कर रहे हैं केजीज़ एंड केजीज़ से, हमारी आउटपुट भी केजीज़ में है और इनपुट भी केजीज़ में है, तो दिस इज़ हाउ वी डील। जी, किसी बच्चे को मिक्स एंड यील्ड वेरिएंसेस में कोई कैलकुलेशन पे कोई गाइडेंस हेल्प चाहिए तो पूछिए बेटा। हमने कुछ डिस्कशन रिवर्स वेरिएंसेस पे भी की थी। रिवर्स वेरिएंसेस का असूल मैंने आपको बताया था कि हम जिस वेरिएंस
की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, उस वेरिएंस के फार्मूला से हम आंसर तक पहुंचते हैं, क्योंकि हमें वेरिएंस की वैल्यू गिवन होगी और हमें रिवर्स करके एक्चुअल डाटा, एक्चुअल कॉस्ट या स्टैंडर्ड कॉस्ट या क्वांटिटी डिटरमिन करने को कहा जाता है। तो रूल इज, जो वेरिएंस की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, आप उसी वेरिएंस के फार्मूला से रिक्वायर्ड वैल्यू तक पहुंचते हैं। और इसमें हमने सिर्फ ख्याल ये रखा था कि वेरिएंस में जब हम वेरिएंस का फार्मूला लिखेंगे, हमने एक्चुअल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड प्राइस करना है या स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस करना है। इसका रूल क्या है? हाई वैल्यू माइनस लो वैल्यू। ठीक है, हमने ये सिर्फ ख्याल रखना है। जब हम सिंपल वेरिएंसेस कैलकुलेट कर रहे हैं तो मैटर नहीं करता मैं ऐसे लिखूं, दोनों तरह से ठीक है। लेकिन जब रिवर्स वेरिएंसेस कर रहे हैं तो फिर हमें इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है कि हमें अपनी इस कैलकुलेशन को, फार्मूला को थोड़ा सा अरेंज करना पड़ता है। ठीक है जी। सो रिवर्स वेरिएंसेस में सिर्फ एक ये ख्याल करना है, फार्मूला लाना है वेरिएंस का, और इस ख्याल के साथ फार्मूलाज को आप इस्तेमाल करते हैं तो आपका मामला काफ़ी हद तक हल हो जाता है। इसके अलावा हमने कुछ और ट्रिक्स जो वेरिएंसेस की डिफरेंट क्वेश्चन में देखी थी। एक, हमने प्रोसेस कॉस्टिंग के कॉन्सेप्ट के साथ वेरिएंसेस का सवाल देखे थे। वहाँ पे हमें इक्वल यूनिट शेड्यूल बनाना पड़ता था, और ये किस लिए बनाना पड़ता था? एक्चुअल आउटपुट मैयर करने के लिए। हमारी एक्चुअल आउटपुट मैयर करने के लिए हमें इक्वल यूनिट शेड्यूल बनाना पड़ता था। मटेरियल के इक्वल यूनिट्स हमारे एक्चुअल आउटपुट के तौर पर यूज होंगे मटेरियल वेरिएंसेस में, और जो कन्वर्जन के इक्वलेंट यूनिट्स हैं वो एक्चुअल आउटपुट के तौर पे यूज होंगे लेबर एंड ओवरहेड के वेरिएंसेस में, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट्स चाहिए होती है। तो एक्चुअल आउटपुट के यूनिट्स हमें इस केस में इक्वलेंट यूनिट शेड्यूल से मिलते हैं। हमें स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट या एक्चुअल प्रोडक्शन चाहिए होते हैं, वो एक्चुअल प्रोडक्शन या एक्चुअल आउटपुट हमें इस शेड्यूल से मिलते हैं। तो प्रोसेस कॉस्टिंग में ये कॉन्सेप्ट भी हमने सीखा था। एक और एस्पेक्ट हमने सीखा था कि हमें मटेरियल प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट करने को कहा जाता है, और मटेरियल जो हम यूज़ कर रहे होते हैं उसकी इशुएंस यूजिंग फाइफो होती है, और जब फाइफो से यूज़ करें तो अक्सर एक से ज़्यादा 2 या 3 प्राइसेस आ जाती हैं एक्चुअल। तो हमने इसका हल क्या सीखा था? प्राइस वेरिएंस में फिर कौन सी प्राइस यूज़ करेंगे? फाइफो में तो डिफरेंट प्राइसेस पे मटेरियल इशू हो गया ना, तो जो आपने मटेरियल इस्तेमाल किया उसकी प्राइसेस एक से ज़्यादा आ गई, तो क्या हल निकाला था? हम वेटेड एवरेज, हम इस केस में वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस निकालते थे। हम एक्चुअल प्राइस जो कैलकुलेट करते थे वो हमारी वेटेड एवरेज प्राइस होती थी, और वेटेड एवरेज प्राइस का फार्मूला जो हमने सीखा था वो टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड डिवाइडेड विद टोटल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल यूज्ड। ये हमारे पास फार्मूला था। इस फार्मूला से हम एक एक्चुअल प्राइस निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें फाइफो में मल्टीपल प्राइसेस यूज़ हो रही होती हैं। इसके अलावा हमने एक और एस्पेक्ट सीखा था कि हमें बाज़ का वेरिएंसेस के फार्मूला में फार्मूला को एक्सपेंड करना पड़ता है। जैसे नॉर्मली हमने प्राइस वेरिएंस का फार्मूला सीखा हुआ है एक्चुअल प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस और स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ये वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए हमें एक्चुअल प्राइस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी 3 वैल्यूज़ चाहिए, लेकिन बाज़ का एग्जामिनर हमें एक्चुअल क्वांटिटी, प्राइस वेरिएंस में वो यूज़ एक्चुअल क्वांटिटी। बाज़ का हमें एग्जामिनर एक्चुअल प्राइस और एक्चुअल क्वांटिटी दोनों वैल्यूज़ नहीं देता। ठीक है जी, या कोई एक वैल्यू मिसिंग होती है तो उस केस में हम इस फार्मूला को ओपन अप या एक्सपेंड कर लेते हैं, और ये जो वैल्यू है एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, ये बेसिकली आपकी एक्चुअल कॉस्ट बन जाती है। ये आपकी एक्चुअल कॉस्ट है। एग्जामिनर ने हमें एक्चुअल कॉस्ट दी हुई है, तो हम एक्चुअल कॉस्ट की मदद से ये वैल्यू इसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, और अगर एक्चुअल ये वैल्यूज़ हमारे पास आ जाए तो फिर हम बात का वेरिएंस कैलकुलेट कर पाते हैं। तो हमें ज़हन में रखना है कि अगर हम इस शेप पे फार्मूला अप्लाई नहीं कर पा रहे तो वी मस्ट कीप इन माइंड के बाद का फार्मूला इक्वेशन ओपन करके एक्सपेंड करके फार्मूला एप्लीकेबल हो जाता है, हमें रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। हमें इस शेप में सारी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही तो फार्मूला एक्सपेंड करके भी हमें एक ऑप्शन ध्यान में रखनी है। वेरिएंसेस के क्वेश्चन में एक ये ट्रिक भी आती है। सेम गोस फॉर द लेबर में भी ऐसा हो सकता है, हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। और एक ट्रिक और जो हमने देखी थी कि वैल्यूज़ में वेरिएंस को एडजस्ट करना,
यह एस्पेक्ट हमने एक सवाल में देखा था। हमें एक एक्चुअल से मटेरियल कॉस्ट अगर गिवन है जो कि एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस होती है, मैंने आपसे जो डिस्कशन की थी कि अगर हम इसमें प्राइस वेरिएंस एडजस्ट कर दें तो ये जो वैल्यू हमारी बन जाती है, क्या बन जाती है? एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस बन जाती है। और अगर मैं इस वैल्यू में यूजेज वेरिएंस भी एडजस्ट कर दूं तो ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस बन जाएगी। तो एक वैल्यू में वेरिएंसेस को एडजस्ट करने से चीज़ें कैसे बदलती हैं, ये हमने एक बात ये भी सीखी थी। सेम हम इसी तरह लेबर के वेरिएंसेस, लेबर कॉस्ट में भी लेबर का रेट वेरिएंस और यूजेज वेरिएंस, एफिशिएंसी वेरिएंस एडजस्ट करके हम पहुंच सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये आपका बेसिकली क्या है, ये एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट है और ये वैल्यू क्या बनी बेसिकली, ये स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट है। तो जैसे देखना ज़रा, अब एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट और स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट का डिफरेंस क्या होता है? टोटल वेरिएंस। और ये देखिए टोटल वेरिएंस के दो हिस्से, यूजेज एंड प्राइस, ठीक है ना। ये आपका टोटल वेरिएंस होता है इन दो वैल्यूज़ का फ़र्क, और प्राइस और यूजेज वेरिएंस आपके टोटल वेरिएंस के दो हिस्से हैं। तो इन दो में फ़र्क की वजह ये दो है। तो आप इसमें ये दो वेरिएंस एडजस्ट करें, आप यहाँ पे पहुँच जाते हैं। हमें कुछ सवाल ऐसे भी हल करने पड़ सकते हैं, जैसे हमने एक क्वेश्चन क्लास में हल किया था जहाँ पे हमें ये टेक्निक इस्तेमाल करनी पड़ी थी। अच्छा, यहाँ पे बेटा एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, क्या मैं अगर एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस में यूजेज वेरिएंस पहले डाल दूं तो क्या ये मेरी स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस हो जाएगा? मुझे लगता है शायद नहीं होगा, क्योंकि वजह फ़र्क देखिए, यहाँ पे क्वांटिटी एक्चुअल प्राइस से मल्टीप्लाई आ रही है और यूजेज वेरिएंस में जो क्वांटिटी होती है वो किससे मल्टीप्लाई खाती है? स्टैंडर्ड प्राइस से। तो बेसिकली क्वांटिटी इनटू प्राइस आप कर रहे हो ना, क्वांटिटी इनटू प्राइस आप इस्टेब्लिश करना चाह रहे हो, क्वांटिटी इनटू प्राइस इस्टेब्लिश करना चाह रहे हो। तो अब ऊपर के इन दो वैल्यूज़ में दो प्राइसेस आ गई हैं, एक एक्चुअल प्राइस है और एक स्टैंडर्ड प्राइस है। इसका मतलब हम एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस में यूजेज वेरिएंस डायरेक्टली एडजस्ट नहीं करेंगे, ख्याल रखना है आपने। एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस में पहले हम प्राइस वेरिएंस एडजस्ट करेंगे, क्योंकि प्राइस वेरिएंस क्या होता है? प्राइस वेरिएंस में सारी यही इंफॉर्मेशन इस्तेमाल होगी ना, एक्चुअल प्राइस स्टैंडर्ड प्राइस का डिफरेंस मल्टीप्लाइड विद एक्चुअल क्वांटिटी, क्वांटिटी उसमें एक्चुअल ही है। तो इसलिए हम प्राइस वेरिएंस पहले जब एडजस्ट करते हैं तो प्राइस की वैल्यू अपडेट हो जाती है। जब प्राइस की वैल्यू अपडेट होगी फिर हम यूजेज वेरिएंस डाल सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे हमारी स्टैंडर्ड प्राइस आ चुकी है। अब हम यूजेज वेरिएंस इसमें एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि यूजेज वेरिएंस स्टैंडर्ड प्राइस पे कैलकुलेट होता है। तो ये सीक्वेंस ख्याल रखना है। अगर हमें वैल्यूज एडजस्ट करनी पड़ेंगी तो हम मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में पहले प्राइस वेरिएंस एडजस्ट करते हैं, फिर यूजेज वेरिएंस एडजस्ट कर सकते हैं। प्राइस वेरिएंस एडजस्टेड फिगर होगी तो ही उसमें यूजेज वेरिएंस को एडजस्ट किया जा सकता है। मैं ये कह इसलिए रहा हूँ कि अगर मैं इस फिगर पे पहुँचना चाहता हूँ, अगर मैंने डायरेक्टली यहाँ से यहाँ पे आना है ना, फिर पहले मैं इसको एडजस्ट करूँ, इसको एडजस्ट करूँ, फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर बीच में मैं स्टॉप लेना चाहता हूँ तो स्टॉप के लिए मुझे ख्याल रखना है कि भाई पहले प्राइस और फिर यूजेज, ठीक है, ये ख्याल रखना है। बात का हमें इस फिगर तक पहुंचना है सिर्फ, तो इस फिगर तक पहुंचने के लिए हमें फिर ख्याल रखना है कि किस तरह हम चीज़ों को एडजस्ट कर सकेंगे। एक ये ट्रिक भी हमें क्वेश्चन में नज़र आई थी। जी, कोई सवाल किसी बच्चे के दिन बेटा वेरिएंस एनालिसिस से रिलेटेड क्वेश्चन है, पूछना चाहते हैं किसी क्वेश्चन में, पास पेपर क्वेश्चन में, किसी कॉन्सेप्ट में आपको हेल्प चाहिए, पूछिए बेटा। मैंने कोशिश की कि जो मैं रिकॉल कर पाया डिफरेंट पास पेपर क्वेश्चंस करते हुए, जो ट्रिक्स हमें नज़र आई, कॉम्प्लिकेशन जो हमारी नज़र से गुजरी, उनको यहाँ पे हम ज़रा रिवाइज कर लें। जी, कोई सवाल? अच्छा, एक रिवीजन के लिए एक क्वेश्चन है हमारे पास, किताब का क्वेश्चन है, हमने क्लास में किया भी है, लेकिन ये एक अच्छा सवाल है। इसमें एक अच्छाई सवाल में एक बुराई ये है कि इसका एग्जामिनर जो किताब में सलूशन अवेलेबल आई कैप का, उसमें गलती भी है। हमने खैर क्लास में, रेगुलर क्लास में इसको ठीक किया था।
तो इसको ज़रा क्विकली ओवरव्यू कर लेते हैं उस क्वेश्चन में, और इसमें जो इश्यूज़ हैं उनको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। इसमें देखिए प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स है, प्रोसेस कॉस्टिंग के कॉन्सेप्ट के सवाल है, मटेरियल प्राइस मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस है, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड रेट एंड एफिशिएंसी वेरिएंस है, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर एफिशिएंसी एंड कैपेसिटी वेरिएंस है। तो इसमें लेबर के अलावा लगभग हमारे सारे ही वेरिएंसेस कवर हो रहे हैं, सिर्फ लेबर वेरिएंसेस यहाँ पे हमारे कवर नहीं हो रहे। तो जो कॉम्प्लिकेशन हमें वेरिएंसेस में नॉर्मली मिल सकती है किसी सवाल में, वो सारी यहाँ पे है। और नंबर भी देखिए अगर, तो ये 11 और 9 20 नंबर का सवाल है। मेरे ख्याल में मैक्सिमम मार्क्स जो आ सकते हैं हमारे कैफ पेपर में, ये वो सवाल है। तो लेट्स वॉक थ्रू द क्वेश्चन और फिर इसके सोल्यूशन पे भी बात करेंगे। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेन्स टू वन प्रोडक्ट वायलेट of Blue Limited for the month of August 21. Production for the month was budgeted 12,000. ये budgeted production है. The standard cost per unit of violet is material alpha 4 kg 200 रुपये के हिसाब से, material beta 6 kg 150 के हिसाब से, डायरेक्ट लेबर 2 घंटे 150 के हिसाब से, प्रोडक्शन ओवरहेड 2 घंटे 130 के हिसाब से। ये हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट शीट है। और हमने डिस्कस किया हुआ है कि जब भी बात ओवरहेड्स की जाती है तो इसका मतलब इसमें फिक्स्ड वेरिएबल दोनों शामिल हैं, और हमें बताया गया है कि स्टार के साथ कि भाई इसमें फिक्स्ड ओवरहेड जो शामिल हैं वो 1.2 मिलियन बेस्ड ऑन बजटेड लेबर आवर्स। बजटेड लेबर आवर की बेसिस पे 1.2 मिलियन का रेट निकाला गया है, तो वो रेट इस स्टैंडर्ड कॉस्ट में शामिल किया गया है। डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल आर एडिड एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस। BL कंटिन्यू, ये 2 हमारे मटेरियल हैं जी। BL accounts for material price variance at the time of issuance of material. At the time of issuance of material इसका मतलब कंपनी जो है वो फॉलो कर रही है वैल्यूएशन एट एक्चुअल कॉस्ट एंड यूजेस FIFO, क्लियर भी कर दिया उसने। FIFO पे इन्वेंट्री वैल्यूएशन है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द स्टॉक कार्ड ऑफ अल्फा एंड बीटा। अल्फा बीटा के स्टॉक कार्ड हैं जनाब, ओपनिंग बैलेंस है, परचेज रिटर्न्स हैं, परचेजेस हैं, फिर परचेज रिटर्न्स हैं, दूसरे के इशूड टू प्रोडक्शन है। अल्फ़ा बीटा सिर्फ एक ही इशू है, लेकिन FIFO के तहत इशू है तो डिफरेंट रेट्स पे इशू हो जाएंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं डिफरेंट रेट्स पे मटेरियल हमारे पास आ रहा है। कन्वर्जन कॉस्ट आर इंकर्ड इवनली थ्रू आउट द प्रोसेस। कन्वर्जन कॉस्ट इंकर्ड फॉर अगस्त वर आर एज अंडर। डायरेक्ट लेबर इतने घंटे 10% आइडल टाइम के साथ ड्यू टू मशीन ब्रेकडाउन। ये यकीनन हमारे अनप्लैंड आइडल टाइम है, और ये हमें यहाँ से भी पता लग रहा है कि जो स्टैंडर्ड कॉस्ट शीट है इसमें कहीं भी आइडल टाइम का जिक्र नहीं है। एक तो वहाँ से पता लग गया, और दूसरी बात उसने यहाँ पर रीज़न दे दी, मशीन ब्रेकडाउन है। ये यकीनन एक्सीडेंटल होता है, ये प्लान नहीं होता। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड का खर्चा है, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड का खर्चा है। एक्चुअल सेल्स फॉर द मंथ वर 12,500। ड्यूरिंग डिटेल्स ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री आर एज अंडर। फिनिश गुड्स का ओपनिंग, फिनिश गुड्स का क्लोजिंग, वर्क इन प्रोसेस का ओपनिंग, स्टेज ऑफ कंप्लीशन, क्लोजिंग, स्टेज ऑफ कंप्लीशन, BL यूजेस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम। पहला पार्ट है जी स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स। जी इक्विवेलेंट यूनिट बनाना है तो पहला काम क्या करना है हमें यहाँ पे, क्यों करना भी क्वांटिटी शेड्यूल। क्वांटिटी शेड्यूल हम क्यों बनाते हैं, कोई बताएगा मुझे? लॉसेस निकालने के लिए। तो क्वेश्चन में लॉसेस का जिक्र है कहीं पे, तो फिर क्वांटिटी शेड्यूल क्यों बनाना है? क्वांटिटी शेड्यूल बनाना आपको सिखाया था, तो साथ रीजन भी बताई थी, तो रीजन तो आपको याद है, बट उस रीजन को यहाँ पे अप्लाई नहीं करना। इस क्वेश्चन में कहीं नॉर्मल लॉस का जिक्र है। जब नॉर्मल लॉस का जिक्र नहीं है तो नॉर्मल लॉस भी नहीं है, लॉसेस का तो जिक्र ही नहीं है। जब लॉसेस हैं ही नहीं तो इसका मतलब फिर हमें यहाँ पे क्वांटिटी शेड्यूल बनाने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्ट इक्विवेलेंट यूनिट शेड्यूल पे सीधा जाते हैं। बेटा ये असूल जो सिखाए जाते हैं इसीलिए कि आप इनको अप्लाई कर सकें। हम पार्ट ए में इक्विवेलेंट यूनिट शेड्यूल पर जाते हैं, जिसमें फुल यूनिट्स, परसेंटेज और 2 कॉलम इक्विवेलेंट यूनिट्स के। आउटपुट, फुल यूनिट्स, परसेंटेज वर्क, FIFO के तहत चलेंगे, इक्विवेलेंट यूनिट्स, मटेरियल एंड कन्वर्जन। हमारी आउटपुट्स हमें यहाँ पे 2 मिल रही हैं। एक यहाँ पे फिनिश गुड्स और दूसरी यहाँ पे क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। लॉसेस तो है नहीं। फिनिश गुड्स हमने कितने ड्यूरिंग द ईयर बनाए जी? फिनिश गुड्स कितने यूनिट्स बनाए हमने, पता है हमें?
गिवन है क्वेश्चन में? बेटा हमें सेल पता है, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक पता है, तो प्रोडक्शन निकल आएगा ना? तो बताओ जरा, क्लोजिंग स्टॉक प्लस सेल्स माइनस ओपनिंग स्टॉक, जी 12,800। हमने फिनिश गुड बनाए हैं 12,800 और हमने क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास कितना पड़ा जी? 0 यूनिट्स। फिनिश गुड्स जो हमने बनाए हैं वो 12,800 हैं। हमने वर्क इन प्रोसेस से फिनिश गुड्स का ट्रांसफ़र किए 12,800। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में पड़े हैं 500 यूनिट। स्टेज ऑफ कंप्लीशन ये हर लिहाज से 100% है और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में मटेरियल तो पूरा है और कन्वर्जन है 80%। सो 12,800, 12,800, 500 और 400, 13,300 और 13,200। लीजिए जी, ये हमारी स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स आ गई। हमें क्वांटिटी शेड्यूल इस सवाल में बनाने की ज़रूरत नहीं है। कितने बनाए हमने इक्विवेलेंट यूनिट्स? गलत क्यों बना दिए मैंने? फाइफो मेथड है भाई, बताओ तो सही ना। फाइफो मेथड है तो फाइफो मेथड में हम क्या करते हैं, हम 12,800 इधर लिखते हैं, इसके हम दो हिस्से करते हैं, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस और करंट प्रोडक्शन। तो भाई ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस में है इसके 1000 यूनिट्स और करंट प्रोडक्शन में बचे 11,800। तो यहाँ पे बना जनाब ये ज़ीरो है, यहाँ पे ये ज़ीरो है और ये कितना है जी ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस का 40 और ये 100 और 100 है। लीजिए जी, यहाँ से हमसे जो गलती हुई अब उसको हम दुरुस्त कर रहे हैं। फाइफो के तहत हमने ये बनाना है 0, 400, 11,800 और 11,800, टोटल यहाँ पे कीजिए 12,300 और ये 12,600। लीजिए जी, ये हमारा इक्विवेलेंट यूनिट शेड्यूल है। मैंने इसीलिए बेसिकली थोड़ी मैंने जो सुस्ती की कि मैंने वर्क करंट पीरियड नहीं लिखा यहाँ पे, उसी सुस्ती में मैं ये गलती कर गया। इसलिए मैं आपको कहता था हेडिंग ठीक कर लोगे तो अलर्ट मिल जाता है आपको, भाई फाइफो है तो हेडिंग हमें बदल देनी चाहिए। जब हेडिंग बदलते हैं तो मुझसे गलती होने के चांसेस नहीं रहते। ठीक है, मैंने चूँकि हेडिंग नहीं बदली थी तो मुझसे थोड़ा सा मैं कैजुअल हो गया और मैं गलती कर गया। तो इसीलिए कहा जाता है कि एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा मोहतात और अलर्ट रहने की ज़रूरत है और बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करने की ज़रूरत है। ये छोटी छोटी बातें जो आपको बताई जाती हैं कि भाई इन चीज़ों का ख्याल रखें, वो यकीनन आपको एग्ज़ाम में आपकी कामयाबी में बेहतर रोल प्ले करती हैं। अच्छा जी, हमने कैलकुलेट कर लिया इक्विवेलेंट यूनिट शेड्यूल। अब प्राइस मिक्स्ड यील्ड वेरिएंस हमें बनाना है। तो प्राइस मिक्स यील्ड वेरिएंस के लिए जो हमने ये फॉर्मेट पढ़ा हुआ है, हम एक ही फॉर्मेट में सारी चीज़ें अगर ले आएँ, हम यहाँ पे रॉ मटेरियल लेते हैं पहले, एक्चुअल क्वांटिटी यूज, एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड मिक्स, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल प्राइस, और फिर प्राइस मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस। ये जनाब वेरिएंसेस हो गए। तो हमारा फॉर्मेट, हमारा रॉ मटेरियल क्या क्या है, हमारी एक्चुअल क्वांटिटी यूज क्या है, हमारी एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड मिक्स, हमारी स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल प्रोडक्शन कह लो, एक्चुअल आउटपुट कह लो, हमारी स्टैंडर्ड प्राइस, हमारी एक्चुअल प्राइस, हमारे वेरिएंसेस जिसमें प्राइस मिक्स एंड यील्ड, और हम फार्मूलाज अगर लें कॉलम नंबर 1, 2, 3, 4, 5, प्राइस वेरिएंस है 4 और 5 का डिफरेंस इंटू 1, मिक्स वेरिएंस है 1 और 2 का डिफरेंस इंटू 4, यील्ड वेरिएंस है 2 और 3 का डिफरेंस इंटू 4। नीचे जी ये हमारे पास, हम बड़ा क्विकली एफिशिएंटली ये फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं और इसके बाद ये वेरिएंसेस कैलकुलेट करना। नंबर कितने इस पार्ट के? 9 मार्क्स। और आप देखेंगे कि हम कितनी आसानी से ये 9 मार्क्स स्कोर कर रहे हैं। मतलब अगर आप इस फॉर्मेट के तहत चीज़ों को हैंडल करते हैं तो बहुत एफिशिएंटली आप चीज़ों को मैनेज कर पाते हो और ये मार्क्स बड़ी क्विकली कम टाइम में आप सिक्योर कर लेते हैं। जी रॉ मटेरियल कौन कौन से हैं जी हमारे? 2, अल्फा एंड बीटा।
एक्चुअल क्वांटिटी यूज, हमारी कितनी क्वांटिटी इस्तेमाल हुई है अल्फा की और बीटा की? 60,000, 70,000, ये हमारी टोटल क्वांटिटी है जो इस्तेमाल हुई है। अल्फा की 60,000, बीटा की 70,000, टोटल 130,000। एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड मिक्स, ये 1,30,000 स्टैंडर्ड मिक्स में इस्तेमाल होते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड पे जाइए, रेशो क्या है? 4 and 6, 40%, 60%। सो 40%, 52,000, 60%, 78,000। ये हमारा एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड मिक्स आ गया। हम इसको देना चाहें तो वर्किंग वन के रेफरेंस से इसकी मेंशन यहाँ पे कर सकते हैं कि भाई अल्फ़ा और बीटा वर्किंग वन हमारी है 1,30,000 इंटू 4/10 और 1,30,000 इंटू 6/10। ये जी हमारे पास एक्चुअल क्वांटिटी आ गई। अब हमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन लेनी है। हम मटेरियल के वेरिएंसेस कर रहे हैं, तो व्हाट इज आवर एक्चुअल प्रोडक्शन? इक्विवेलेंट यूनिट शेड्यूल से हमें एक्चुअल प्रोडक्शन मिलती है। मटेरियल के वेरिएंसेस के लिए दिस इज आवर एक्चुअल प्रोडक्शन। वर्किंग नंबर 2 ले लीजिए। स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन वर्किंग 2, 12,300 इंटू 4 और 12,300 इंटू 6, 49,200, 7,800। ये जनाब अल्फ़ा और बीटा की क्वांटिटी हैं। 49,200 एंड 73,800। टोटल कितना है जी? 1,23,000। ये हमारी स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ गई। स्टैंडर्ड प्राइस ऑलरेडी क्वेश्चन में हमने देखी थी, ये 200 है और ये 150 है। एक्चुअल प्राइस के लिए हमें ये टेबल अवेलेबल है, यहाँ से हम एक्चुअल प्राइस निकाल सकते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं जी, हमें टोटल अल्फ़ा की प्राइस की पहले बात कर लें। अल्फ़ा में हमने 60,000 केजी ये जो इस्तेमाल किया है, ये 60,000 केजी कौन से वाला है? सबसे पहले 2,000 तो ये है नहीं, एक ये वापसी हो रही है भाई। ये जो वापसी है इसमें से गई है ना, ये इसमें से, ये 90 है, ये इसमें से गया है, तो भाई 2,000 ये इस्तेमाल हो गए और 3,000 यहाँ से इस्तेमाल हो गए, 5,000 हो गए, बाकी कितने बचे? 55,000। तो लीजिए जनाब, हमने जैसे सीखा था अल्फ़ा की एक्चुअल प्राइस जब हम निकालने जाएंगे एवरेज प्राइस निकलेगी। 2,000 हमने 220 वाला इस्तेमाल किया, 3,000 हमने 190 वाला इस्तेमाल किया और बाकी जो 55,000 बचा वो हमने 195 वाला इस्तेमाल किया। इन सब को आप करेंगे सम और फिर डिवाइड कर देंगे टोटल 60,000 के साथ। तो दिस शुड गिव यू एक्चुअल प्राइस ऑफ अल्फ़ा 5.58। ये हमारी एक्चुअल प्राइस आ गई अल्फ़ा की। और इसी अंदाज में हम बीटा का भी एनालिसिस अगर कर लें तो बीटा में भी कुछ परचेज रिटर्न हैं जी। बीटा में परचेज रिटर्न हैं आपकी ये 500 यूनिट्स के, और ये जो वापसी हो रही है ये जनाब 140 वाले यहाँ से वापस हो रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये 4,000 नहीं 3,500 हमारे पास इस्तेमाल होने हैं। जनाब इसकी एवरेज हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास 3,500 के 140, 4,150 और बाकी कितना बच गया? 70 में से ये दो निकाल दो, 72500, ये होगा जी 62500। इसको हम सम करेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे टोटल क्वांटिटी यूज 70,000 से, तो एक्चुअल प्राइस इज 153.96। ये हमारी एक्चुअल प्राइस। हमने जो बात सीखी थी कि भाई अगर FIFO मेथड आ जाए, एक से ज़्यादा प्राइसेस हों, तो हम वेटेड एवरेज प्राइस इस तरीके से निकालेंगे। 60,000 केजी की कॉस्ट क्या है? तकसीम 60,000 केजी। ये 70,000 केजी की कॉस्ट क्या है? तकसीम 70,000। ये हमारी एक्चुअल प्राइसेस आ गई जिनको हम यहाँ फीड करेंगे 195.58।
एंड 153.96। लीजिए जी, डाटा आ जाए तो वेरिएंसेस कैलकुलेट करना कोई दिक्कत नहीं है, अगले 2 मिनट में वेरिएंसेस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये 9 नंबर का सवाल टोटल हमने शायद 5 नहीं तो 8 मिनट में कंप्लीट कर लेने हैं। अगर हम एक फॉर्मेट के तहत चलेंगे तो बड़ा काम एफिशिएंटली हमारा क्विकली कंप्लीट हो जाता है जी। हमारे पास मटेरियल प्राइस मिक्स यील्ड वेरिएंसेस, वेरिएंस की कैलकुलेशन में इसमें नहीं जा रहा क्योंकि मेन काम तो डाटा एक्सट्रैक्ट करना होता है। डाटा एक्सट्रैक्शन अगर आती है तो वेरिएंस कैलकुलेशन शुड नॉट गिव यू बिग चैलेंज जी। कोई सवाल? अच्छा जी, इसके अलावा हमें वेरिएबल ओवरहेड के वेरिएंसेस कैलकुलेट करने को कहा गया है। वेरिएबल ओवरहेड के लिए हमें रेट एंड एफिशिएंसी वेरिएंस मेजर करना है। अच्छा जी, वेरिएबल ओवरहेड के रेट वेरिएंस और एफिशिएंसी वेरिएंस अगर मैं यहीं पे बोर्ड पे आपके सामने अगर हल करना चाहूँ, हम वेरिएबल ओवरहेड के वेरिएंसेस पे चलें, हम रेट वेरिएंस की बात करें। फार्मूला क्या होता है जी? एक्चुअल वेरिएबल रेट, स्टैंडर्ड वेरिएबल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स, और यहाँ पे ख्याल रखना है वेरिएबल ओवरहेड तो एक्चुअल आवर्स वर्क लिए जाएंगे। ठीक है जी। तो जनाब इसके मुताबिक अब हम डेटा ढूंढने चलते हैं। सबसे पहले एक्चुअल आवर्स वर्कड की बात करें तो जनाब यहाँ पे आइए, इस सवाल में हमें कहा गया है आवर्स जो पेड थे वो ये थे, इंक्लूडिंग 10% आइडल आवर्स ड्यू टू मशीन ब्रेक डाउन। अच्छा, अब यहाँ पे ना क्वेश्चन थोड़ा सा एम्बिगुअस है कि जो 10% एम्बिगुअस मैं एग्जामिनर के सॉल्यूशन से कह रहा हूँ, अदरवाइज मुझे तो बड़ी सिंपल सी बात लग रही है कि भाई ये जो हमने आवर्स पे किए हैं इसका 10% आइडल है। लेकिन एग्जामिनर ने मुझे जो लगता है सॉल्यूशन बनाया हुआ ना, उसने अज्यूम किया हुआ है 10% ऑफ आवर्स वर्कड। क्वेश्चन इस लिहाज से मैं कहूँगा कि ये साइलेंट है। हम अगर चाहें तो इसको हम 10% आइडल, इसको चले हम क्वेश्चन से आंसर से अलाइन कर देते हैं, इंक्लूडिंग 10% आइडल आवर्स ब्रैकेट में डाल देते हैं ऑफ आवर्स वर्कड। मैं इसको थोड़ा सा सॉल्यूशन से अलाइन कर देता हूँ। 10% आवर्स वर्कड का आइडल गया है। अच्छा जी, अब इसके मुताबिक चलें तो हमारे आवर्स वर्कड फिर कितने होंगे जनाब? अगर मेरे एक्चुअल आवर्स पेड कितने हैं? 26730, अगर ये मेरे एक्चुअल वर्कड हैं और मैंने कहा इसमें ये एक्चुअल आवर पेड हैं, वर्कड का 10% आइडल है, तो वर्कड का 10% वर्कड 100 है, 10% ऐड करें 110 हो गया, तो ये मेरे 110 है, वर्कड मेरे 100, कितने बने हुए? 24,300 हमारे आवर्स वर्कड आ गए। एक्चुअल आवर वर्कड 24,300 हमारे बन गए जनाब। बेटा मैंने ना इसलिए उसके लिए मैंने ये इन्फॉर्मेशन आपको क्लैरिटी दे दी, बिल्कुल उससे अलाइन करने के लिए मैंने आपको क्लैरिटी दे दी कि जब मैं ये सिर्फ सवाल ये जुमला नहीं लिखा हुआ तो 10% आइडल का मतलब मैं इसका 10% भी लेकर सवाल कर सकता हूँ कि जी ये मेरा 100 है और इसका 10% आइडल है। ठीक है, अगर ये जुमला नहीं है तो मैं सवाल को ऐसे भी लेकर चल सकता हूँ जैसे मैंने रेगुलर क्लास में किया था। मैंने रेगुलर क्लास में सवाल ऐसे ही कराया था कि भाई ये 100 है और ये 10%। अब मैंने क्या किया कि भाई मैं ये बीच में एक जुमला थोड़ा सा डाल देता हूँ कि 10% आइडल है, किसका 10%? आवर्स वर्क का। आवर्स वर्क का 10% आइडल इसमें शामिल है, तो आवर्स वर्क 100 है, 10 डाल दो तो ये 110 हो गए, ये 110 है तो 100 कितना है वहाँ से एक्चुअल वर्क निकल रहे हैं। ठीक है, मैंने इसलिए क्लैरिटी ऐड की है। एग्जामिनर आंसर में और क्वेश्चन में लिंक में ये क्लैरिटी मिसिंग थी, मैंने ये क्लैरिटी ऐड की। अब मैं इसके मुताबिक सवाल आपका लेकर चल रहा हूँ जी। एक्चुअल आवर्स वर्कड आ गए, अब मुझे एक्चुअल वेरिएबल रेट चाहिए। एक्चुअल वेरिएबल रेट हम ले सकते हैं इसी के नीचे, यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। मुझे एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड का डाटा क्वेश्चन में गिवन है, ये जी एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स है।
2 मिलियन, इनको अगर मैं डिवाइड कर दूं एक्चुअल आवर्स वर्कड के साथ, जो कि हमने अभी वर्कआउट किया 24,300, तो हमें एक्चुअल वेरिएबल रेट मिलेगा पर आवर कितना आता है जी? 82.30 लीजिए जी। और अब मुझे स्टैंडर्ड वेरिएबल रेट चाहिए। स्टैंडर्ड वेरिएबल रेट मेरा होगा टोटल ओवरहेड पर आवर माइनस फिक्स्ड ओवरहेड पर आवर। तो टोटल ओवरहेड पर आवर हमें क्वेश्चन में गिवन है एज 130। टोटल ओवरहेड हमने यहाँ पे देखा था जनाब, ये आ रहा है जी 130 पर आवर, हम पर आवर काम कर रहे हैं ना, तो ये टोटल ओवरहेड 130 है। और फिक्स्ड ओवरहेड पर आवर के लिए बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड विद बजटेड आवर, और बजटेड आवर आपके हैं 12,000 बजटेड प्रोडक्शन एंड सेल इंटू 2 लीजिए जी। तो यहाँ से कितना रेट निकला? 50। तो आपका स्टैंडर्ड वेरिएबल रेट यहाँ से निकला गया 130 माइनस 50 80 लीजिए जी। डाटा हमारे पास आ गया है। अब यहाँ से वेरिएंस सब कैलकुलेट कर लेते हैं। एक्चुअल वेरिएबल रेट 82.3, स्टैंडर्ड वेरिएबल रेट 80 मल्टीप्लाई किया एक्चुअल आवर्स वर्क से, तो वेरिएबल ओवरहेड रेट वेरिएंस कितना है जी? 5890, और ये हमारा वेरिएंस एडवर्स है क्योंकि एक्चुअल रेट हमारा ज़्यादा है। जी, एनी क्वेश्चन? मैंने ये सोल्यूशन आई कैप का सोल्यूशन से अलाइन करने की कोशिश की। इस वक्त आपकी किताब में हमारे पास आई कैप सोल्यूशन नहीं है, किताब में हमारा अमेंडेड सोल्यूशन आ रहा है। ठीक है जी, मैंने इसको आई कैप सोल्यूशन से अलाइन करने के लिए वेरिएंस कैलकुलेट किया, हमारे पास रेट वेरिएंस आ गया। बेटा आप, मुझे लगता है आप दोनों तरह से वेरिएंस करोगे, आपके नंबर पूरे मिलने चाहिए। आप 10% ऑफ आवर्स पेड आइडिया ले लो या 10% ऑफ आवर्स वर्क आइडिया ले लो, मेरे हिसाब से दोनों केसेस में आपको नंबर पूरे मिलने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे साइलेंट है। मेरी इंक्लिनेशन ज़्यादा 10% ऑफ आवर्स पेड पे थी, मैंने इसलिए क्लास में आपको सवाल उस तरह डिस्कस कर लिया, बट मुझे लगता है कि 10% ऑफ आवर वर्क के लिहाज से भी हम सवाल कर दें तो भी कोई हर्ज नहीं है। सोल्यूशन दोनों फ़र्क होंगे, लेकिन जहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ी सी एम्बिग्विटी हो, एग्जामिनर अल्टरनेटिव सोल्यूशन को, अल्टरनेटिव वैल्यूज़ जो आप निकालते हो उनके फुल मार्क्स आपको मिलते हैं। अच्छा जी, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, ये होता है जी एक्चुअल आवर्स, यकीनन वर्क लिए जाएंगे, स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड वेरिएबल रेट। एक्चुअल आवर वर्क हमने अभी निकाले हुए हैं 24,300, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, एक्चुअल प्रोडक्शन है भाई 12,600, तो हमारी 12,600 एक्चुअल प्रोडक्शन है, और स्टैंडर्ड आवर पर यूनिट 2 हैं 25,200, और स्टैंडर्ड वेरिएबल रेट पर आवर हमारा 80 है। तो यहाँ से वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस है आपका 72,000, एंड दिस इज एक्चुअल आवर्स कम है, दिस इज फेवरेबल। जी, एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, इसके बाद हमें चाहिए फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस। फिक्स्ड ओवरहेड का एक्सपेंडिचर वेरिएंस क्या होता है जी? बजटेड ओवरहेड्स और एक्चुअल ओवरहेड का फ़र्क, बजटेड एफओएच और एक्चुअल एफओएच का फ़र्क। तो बजटेड एफओएच क्वेश्चन में रेडीली अवेलेबल हैं 12 लाख, और एक्चुअल एफओएच क्वेश्चन में ये भी रेडीली अवेलेबल है जी, बिल्कुल जी, ये 14 लाख अवेलेबल हैं। तो हमारा वेरिएंस क्या आया? 2 लाख, और ये है एडवर्स। फिर हमें चाहिए एफओएच वॉल्यूम कैपेसिटी वेरिएंस। एफओएच वॉल्यूम कैपेसिटी वेरिएंस आपका होता है जी बजटेड एफओएच और एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाइड विद ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। बजटेड ओवरहेड आपके 12 लाख, एक्चुअल आवर्स आपके 24,300, ओएर आपका फिक्स्ड ओवरहेड है 50 का।
कितना बना जब वेरिएंस 15,000। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका एक्चुअल आवर्स बजटेड आवर्स से ज़्यादा हैं, क्योंकि बजटेड आवर्स आपके थे, यहाँ पे देखिए ये बजटेड आवर्स थे 24,000, एक्चुअल आवर्स आपके ज़्यादा हैं। इसका मतलब आपने जो कैपेसिटी है बजट से ज़्यादा अचीव की, दिस इज़ फेवरेबल। आपके यहाँ पे जो बजटेड आवर्स हैं वो 24,000 है, एक्चुअल आवर्स 24,300 है, तो कैपेसिटी वाइज आपने ज़्यादा काम किया। और आखिरी वेरिएंस आपका यहाँ पे आ रहा है एफएच वॉल्यूम एफिशिएंसी वेरिएंस, जिसमें हम लेते हैं एक्चुअल, दो वैल्यूज़ लेते हैं, एक एक्चुअल आवर्स इंटू OAR लेते हैं और दूसरी वैल्यू लेते हैं स्टैंडर्ड आवर्स इंटू OAR। तो एक्चुअल आवर्स इंटू OAR हमारे पास फिगर ये आ रही है जनाब, कितनी है 12,15,000। और स्टैंडर्ड आवर्स इंटू OAR, स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन हमारे आ रहे थे जनाब ये 25,200, ये हमारे स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन है 25,200। 25,200 इंटू 50, ये वैल्यू कितनी बन गई जनाब 12,60,000। डिफरेंस आया 45,000 का। फेवरेबल और एडवर्स, हमारे एक्चुअल आवर्स 24,300 हैं, स्टैंडर्ड आवर्स 25,200 हैं, एक्चुअल आवर्स स्टैंडर्ड से कम है, तो ये हमारा वेरिएंस फेवरेबल है। लीजिए जी, ये हमारे वेरिएंसेस हमने हल किए यहाँ पे। एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? अच्छा जी, इसके साथ ही जो एजेंडा मेरा था वेरिएंस एनालिसिस पे वो कंप्लीट हुआ, और कल हमारा रिवीजन सेशन का भी ये आखिरी ही आज मीटिंग थी। कल इंशाअल्लाह आपका सेशन और अपना चैप्टर वाइज टेस्ट का आखिरी टेस्ट है, फिर हाफ बुक और फुल बैक टेस्ट भी आ रहे हैं। बाकी आप लोगों को पता है कि इंशाअल्लाह विल बी इन टच ऑन व्हाट्सएप ग्रुप। आपको जितनी भी क्वेरीज़ हैं, आप अपनी क्वेरीज़, जैसे आपको तरीका बताया हुआ है पिक्चर क्वेश्चन की, अपनी वर्किंग की और अपना वॉइस नोट, ये मुझे भेजिए, तो इंशाअल्लाह आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड ऑन अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम। मैं फिर तवज्जो दिला दूँ बेटा, मुझे एग्जामिनर सोल्यूशन की पिक्चर भेज के सवाल ना पूछा करें, मुझे अपनी वर्किंग भेज के सवाल पूछा करें। जी बेटा, स्प्रिंग 2025 का पास पेपर, यस, वो अभी तक हमारी डिस्कशन पेंडिंग है। मैं बेटा उसके लिए कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह विद इन अ वीक और सो, उसके मैं वीडियो लेक्चर बना के आप लोगों से मैं शेयर कर लूँगा इंशाअल्लाह, ठीक है। यूट्यूब पे आई विल मेक दैट अवेलेबल। मेरी कोशिश ये होगी यूट्यूब पे आ जाएं, और अगर फिजिकल भी कर सका तो फिजिकल प्लस यूट्यूब दोनों हो जाएंगे, अगर फिजिकल ना कर सका तो यूट्यूब पे ज़रूर मिल जाएंगे आपको, होपफुली बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट वीक इंशाअल्लाह, ठीक है। वो इंशाअल्लाह मैं ज़रूर आपको करूँगा डिलीवर, ठीक है जी। चलें जी, बेस्ट ऑफ लक। बाकी इंशाअल्लाह व्हाट्सएप ग्रुप में राब्ते में रहेंगे, और मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। मेहनत करते रहनी बेटा, मेहनत करनी आपने नहीं छोड़नी। किसी एरिया में आपको लगे चैलेंज आ रहा है तो उसका मतलब सिर्फ एक ही है कि उस एरिया में और मेहनत कीजिए। ये नहीं कि चैलेंज आ रहा है तो छोड़ के बैठ जाएं या हम घबरा जाएं। हमने सिर्फ मेहनत करते रहनी है, और अगर हम सिर्फ मेहनत करते रहे, ज़रूरी नहीं कि हम मेहनत का रिजल्ट परफेक्शन की सूरत में मिल रहा हो, हमें मेहनत का रिजल्ट थोड़ी थोड़ी इंप्रूवमेंट की सूरत में मिल रहा है, बस यही काफ़ी है। हमने मुसलसल मेहनत करते रहनी है, इंशाअल्लाह अल्टीमेट रिजल्ट जो पास है वो हमें एग्जाम में ज़रूर मिलेगा इंशाअल्लाह, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।